ठंड में अमीर वर्सेस गरीब बहू का बिस्तर। बच्चों चलो जल्दी से दूध पी लो, कितना समय लगेगा? मम्मी अभी नहीं, अभी हम खेल रहे हैं। देख तो सोनू, ये गद्दा कितना बढ़िया है, हमें तो बिस्तर पर कूदने में मजा आ रहा है। बिस्तर पर कूदते हुए देखना, कहीं हाथ पैर ना तोड़ लो तुम दोनों। मम्मी आप टेंशन ना लो, हम बड़े हो गए, हम नहीं गिरेंगे। हाँ हो छोटे से बातें बड़ी बड़ी। चलो ये बिस्तर पर कूदना बंद करो, जल्दी से चलकर दूध पी लो। जिसके बाद राधा दूध लेकर बच्चों के पास जाती है और वो दादी के पास छुप जाते हैं। दादी देखो ना, मम्मी जबरदस्ती दूध पिला रही है, हम दूध नहीं पीना। हमें तो हमारे मुलायम और फ्लफी बिस्तर पर खेलना है। इसमें कूदकर तो ऐसे लगता है कि बड़ा सा मिक्की माउस है ये, उस पर कूद रहे हैं हम, ये इतना सॉफ्ट है। हाँ ठीक है बेटा, दूध पी लो फिर खेल लेना। अगर फिर भी मम्मी नहीं खेलने दें तो मुझे बताना, मैं तो तेरी माँ की सास हूँ, मैं तेरी माँ की अकल ठिकाने कर दूंगी। वाह मम्मी हमें सीधा करती है और आप मम्मी को सीधा करोगी दादी, ये तो बहुत ही सही है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। वह मेरी माँ जी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बनाया जा रहा है। दूध पियो जल्दी, पहले फिर सोना भी है। बच्चे जल्दी से दूध खत्म कर देते हैं। लो मम्मा दूध फिनिश हो गया, अब हमें खेलने दो, हम बाद में सोएंगे। सोनू की बात पर राधा दोनों बच्चों को एक लुक देती है ताकि वो डर कर सो जाएं। बहू खेल लेने दे दोनों को थोड़ी देर और, दोनों सो जाएंगे, टेंशन मत ले। जिसके बाद राधा कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। दोनों बच्चे कभी घर के सोफे पर, कभी बेड पर तो कभी काउच पर उछलकर खेलते हैं और जब थक जाते हैं तो बेड पर लेट जाते हैं। बेड इतना मुलायम था कि बच्चों को कब नींद आ जाती उन्हें पता तक नहीं चलता। क्या बात है, आज बच्चे जल्दी सो गए। जल्दी? सुबह से ये लोग बेड और सोफे पर कूद रहे हैं। बेड और सोफा तो इनके कूदने से नहीं थका, ये थक कर सो गए। जब से नया मैट्रेस मंगाया है बच्चे फैन हो गए हैं इसके। हमेशा कहते हैं कि मम्मी ये गद्दा कितना फ्लफी है, जैसे मिक्की माउस। वाह सही है, इनको तो बिना खिलौने के खिलौना मिल गया। चलो अब खाना निकाल दो, बहुत तेज से भूख लगी है। अब हाथ मुंह धुल कर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठंड बहुत थी जिसके कारण राधा कमरे में जाकर बच्चों को एक मुलायम सी ब्लैंकेट ओढ़ाती है। उसके बाद वो पति के लिए खाना लगाती है और जैसे ही मैट्रेस पर सोते हैं उन्हें भी तुरंत नींद आ जाती है। अगले दिन रात में तो पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। राधा इससे तो थकान और बॉडी पेन भी गायब हो जाता है। सोच रहा हूँ माँ के कमरे के लिए भी सेम मैट्रेस मंगा दूं। हाँ जी मंगा लो, 30,000 का मैट्रेस महज 25,000 में मिल रहा है। ऑर्डर कर दे रहा हूँ। जिसके बाद शुभम माँ के कमरे के लिए भी मैट्रेस ऑर्डर कर देता है। यहाँ अमीर घर का बिस्तर इतना बढ़िया था कि बच्चे और बड़े दोनों ही मजे से सोते। वहीं बच्चे सारा दिन बिस्तर पर उछल कर खेलते रहते। वहीं राधा के पड़ोस में शोभा नाम की एक गरीब बहू रहा करती थी, जिनका गुजारा बड़े ही मुश्किल से चलता था। उन्हें खाने से सोने हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। एक दिन बच्चे खाट पर कूद रहे होते हैं और उसमें चू चू की आवाज आ रही थी। माँ देखो तो, ये खाट से कैसे चू चू की आवाज आ रही है। बड़ा मजा आ रहा है इस पर कूदने में। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है माँ, हम तो अब इसी खटिया पर खेलेंगे। नहीं बच्चों, खाट पर मत कूदो, वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है, टूट जाएगी। वो टूटने वाली है इसलिए चूचू की आवाज कर रही है। माँ कूदने दो ना, देखो ना हम खाट पर कितने मजे से कूद रहे थे। बेटा खटिया खराब हो जाएगी और फिर आप सोओगे किस पर? अरे कुछ भी नहीं होता, हम तो हमेशा इस पर कूदते हैं ना। माता पिता ने मना करने के बाद भी पिंकू और नव्या खाट पर कूद रहे थे। अचानक से खटिया की पट्टी टूट जाती है और बच्चे खटिया से गिर जाते हैं। माँ देखो ना, खटिया टूट गई, मुझे चोट आ गई। माँ माफ कर दो, हमें नहीं पता था ये टूट जाएगी। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? घर में एक ही तो खाट थी, अब तुम दोनों इतनी ठंड में कहाँ सोओगे बताओ मुझे? मना करने से मानते नहीं हो। मन तो कर रहा है कि जड़ दूं एक थप्पड़ खींचकर, लेकिन क्या करूं, मेरी ही औलाद हो, कैसे मार दूं? फिर शोभा सिर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और शाम में राजीव जब काम से घर आता है, शोभा राजीव को सारी बात बताती है। अरे ये खाट तो बुरी टूटी है। शोभा मेरा छेनी और हथौड़ा कहाँ रखा है, लेके आओ जरा। खाने का समय हो गया है जी, खाना खा लेते हैं तब बनाना। ये बच्चों को देखो, इन्हें भी नींद आ रही है, इन्हें खिलाकर सुला देते हैं।
जिसके बाद सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और शोभा जमीन पर चटाई बिछाकर बच्चों को जमीन पर ही लिटाकर उनके ऊपर से चद्दर और कंबल उड़ा देती है। लाओ शोभा, अब मैं बना देता हूँ। जी अभी लाई। जिसके बाद शोभा एक अलमारी से हथौड़ी और कुछ कीले निकालती है, जिसके बाद राजीव उन कीलों को खाट पर ठोककर टूटी हुई खाट को फिर से सोने लायक बनाता है। अब हम इस खाट पर बिल्कुल नहीं सो सकते, सिर्फ बच्चों को सुला देते हैं हम, नहीं तो कम से कम ये दोनों ठंडी से सुरक्षित रहें। शोभा और राजीव दोनों बच्चों को खाट पर सुलाकर खुद जमीन पर सो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब दोनों अमीर और गरीब के बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं। तुझे पता है पिंकू, हमारे घर में ना एक बहुत ही फ्लफी मिक्की माउस जैसा बेड है जिसपे कूदने में बहुत मजा आता है और चोट बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या तुम मुझे और नव्या को भी अपने घर ले चलकर उस बेड पर खिलाओगी हमें? हाँ दोस्तों, हम सब साथ खेलेंगे, चलो। जिसके बाद सोनू और नीतू पिंकू और नव्या को अपने घर ले जाते हैं। इनका घर काफी बड़ा है और कितना सुंदर है, हमारा घर तो बहुत छोटा है इसके कंपेयर में। नव्या ये देख, यही सोफा है, कूदने में मजा आता है, चलो साथ कूदते हैं। जिसके बाद चारों बच्चे पहले सोफे पर और बाद में बेड पर खूब कूदते हैं। बच्चे बाहर से खेल कर आए थे, जिस वजह से उनके पैर गंदे थे और बिस्तर पूरा गंदा हो जाता है। ये देखकर तुलसी और राधा दोनों ही भड़क जाती हैं। किसने इन गरीब टीचरों को इस घर में आने दिया? देखो तो गली की बिल्ली और कुत्ते की तरह हमारे बिस्तर गंदे कर दिए इन शैतान दुष्ट बच्चों ने। दादी हमारे दोस्त है, इन्हें ऐसा मत कहो, ये हमारे साथ खेलने आए हैं। ओह माय गॉड, ये घर का क्या हाल है, बिस्तर सोफा सब मिट्टी मिट्टी। बच्चों कितनी बार कहा है इन गरीब बच्चों को घर नहीं लाना है। ये गरीब नहीं है, हमारी दोस्त है। देख रही हूँ बहू, ये शोभा के पिडुक्की भर के बच्चे कितने ज्यादा तेज हैं। हमारे दोनों बच्चों का माइंड वॉश कर दिया है। मैं अब अपने बच्चों को इस शोभा के बच्चों के साथ खेलने ही नहीं दूंगी, फिर देखती हूँ। जिसके बाद राधा और तुलसी शोभा के दोनों बच्चों को डांट कर वहां से भगा देती हैं और दोनों रोते हुए अपनी मम्मी के पास आकर सारी बात बताते हैं। रोते नहीं बेटा, अब से वहां मत जाना आप दोनों। हम तो बस वहां खेलने गए थे मम्मा, वैसे उनका बिस्तर बहुत मुलायम है, उस पे खेलने में बहुत मजा आती है। हमसे वो गंदा हो गया था, इसलिए आंटी ने डांटा। मम्मी हमें भी वैसा बिस्तर चाहिए, आप अपने घर में भी उनके यहाँ के जैसा मुलायम और फ्लफी बिस्तर ले आओ ना। देखो ना उनके यहाँ कितना बढ़िया बिस्तर है और बैठने के लिए बढ़िया सा सोफा भी है। बेटा उनके पास पैसे हैं, वो अमीर हैं, हम गरीब हैं, हमारे यहाँ कहाँ से आएगा। मम्मा ठंडी लग रही है, कुछ उड़ा दो ना ताकि मैं आराम से सो जाऊं गर्मी में। कभी कभी ये बच्चे हद से ज्यादा परेशान कर देते हैं, अब क्या उड़ाऊं, एक भी चद्दर ढंग का नहीं है, ठंडी लगेगी ही इन्हें। बच्चों में खाने बनाने जा रही हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ चूल्हे के पास, चूल्हे की आग से थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी, तब तक खाना भी बन जाएगा, फिर तुम दोनों सोना, अभी नहीं। शोभा दोनों बच्चों को अपने साथ चूल्हे के पास बिठा लेती है। शोभा खाना बनाती है और बच्चे चूल्हे की आग से गर्माहट लेते हैं। जिसके बाद शोभा दोनों बच्चों को खाना खिलाकर खाट पर सुला देती है। वहीं अगली सुबह, मम्मी देखो ना मेरे हाथ पर कैसे निशान बन गए हैं। और मैं जैसे ही सो के उठी, मेरे हाथ में पता नहीं कहां से कीला गड़ गया, देखो तो कितना खून बह रहा है। अरे मेरी बच्ची, ये कैसे हो गया? पापा ने उस दिन खाट को कीला मारकर सही किया था, तो शायद वो कीला बाहर ही रह गया था, इसलिए। मम्मी अब जल्दी कुछ करो, देखो खून बह रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। शोभा जल्दी से डिब्बे से हल्दी निकालकर नव्या के हाथ पर चिपका देती है, जिससे उसके हाथ का खून बहना बंद हो जाता है। जिसके बाद शोभा उसकी चोट पर पट्टी बांध देती है। हे भगवान, सारी परेशानियां हम गरीब के घर ही भेजनी थी क्या? मेरी बच्ची को कीला गड़ गया, कितनी चोट आ गई। बेटा टेंशन मत ले, जल्दी ठीक हो जाएगा। समय के साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। जहां राधा के घर में मुलायम बिस्तर, कंबल, रजाई, तकिया हर चीज थी, तो वहीं शोभा के यहाँ न ढंग की रजाई, गद्दा था, न ही खटिया। चटाई थी, वो भी फटी हुई, जिस कारण ठंड में शोभा का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन ठंड में राजीव बाहर से आता है। बाहर बारिश हो रही है क्या जी? पूरे भीग गए आप? नहीं भाग्यवान, बारिश नहीं, ओस की बूंदें टपक रही हैं। उसी के कारण मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ। एक काम करिए, आप जल्दी से फ्रेश हो लो, गर्मा गर्म खाना निकाल देती हूँ, गर्म खाने से ठंडी कम लगेगी। ठीक है। राजीव फ्रेश होकर आता है और पूरा परिवार मिलकर साथ बैठकर खाना खाते हैं। और शोभा आज जमीन पर ही बिस्तर लगाती है, क्योंकि ठंड बढ़ गई थी और उनके घर में एक ही रजाई थी। एक ही रजाई में सभी ओढ़कर सो जाते हैं। वहीं आधी रात में जब तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं तो ठंडी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और रजाई फटी होने के कारण उन्हें ठंडी लगने लगती है।
मम्मी बहुत तेज से ठंडी लग रही है, बचा लो ना ठंडी से हमको। मम्मी बहुत ठंडी लग रही है। शोभा अपने बच्चों को घर में पहनने वाले कपड़ों में ही लपेट कर सुला लेती है ताकि उन्हें थोड़ी ठंड कम लगे। वहीं शोभा देखती है कि उसके अमीर पड़ोसन के घर में गर्म मुलायम बिस्तर पर सभी आराम से सो रहे थे। हमारे दिन कब बदलेंगे? अगर माँ जी हमें अलग न किया होता तो आज मेरे बच्चे भी ऐसे ही गर्म बिस्तर पर सोते और खुशी से अपने घर में रहते। जाने दो ना शोभा, क्यों सोचती हो इतना? अगर माँ हमारे साथ फ्रॉड कर रही है तो करने दो, हमारे नसीब नहीं ले जाएगी वो। मेरे कम कमाने और तुम्हारे दहेज न लाने की वजह से अगर ये सब भेदभाव है तो कोई न, छोटे के बच्चे तो खुश हैं, यही बहुत है, हमें जरूरत नहीं है। शोभा और राजीव अमीर पड़ोसन को देखकर अपने घर की स्थिति सोचने लगते हैं। वहीं अगली सुबह तक इतना उड़ाने और बचाने के बाद भी उन्हें काफी ठंड लग जाती है और वो जोर जोर से छींक खांस रहे होते हैं। बाहर धूप निकली है बेटा, जाओ तुम दोनों बाहर खेल लो, अच्छा लगेगा और धूप से सर्दी में भी राहत मिलेगी। हाँ, आज तो हमारे बाकी दोस्त भी धूप में खेल रहे हैं, चलो भैया। जिसके बाद नव्या और पिंकू पार्क में जाते हैं जहां तुलसी, सोनू, रॉकी, तन्वी और कीर्ति सभी धूप में खेल रहे थे। तुम दोनों आगे? अरे वाह, चलो साथ खेलते हैं। मम्मी ने मना किया है इन गरीबों के साथ खेलने से। मम्मी कहती हैं इनके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं और ऐसे कपड़े गंदे वाले बच्चों से दूर ही रहने को कहा है। हाँ, क्योंकि अच्छे बच्चे भी गंदे हो जाते हैं ऐसे बच्चों के साथ रहने से। तुम दोनों को खेलना है तो खेलो, मैं नहीं खेलूंगी। रॉकी, कीर्ति और तन्वी अपना ग्रुप बनाकर खेलने लगते हैं। जाओ जाओ मत खेलो, मैं तो अपने बड़े भैया के साथ मजे से खेलूंगा। हाँ, हम चारों भाई बहन तो खेलेंगे, कोई खेले या ना खेले। जिसके बाद चारों बच्चे खुशी से खेलने लगते हैं कि तभी फिर से तुलसी जी वहां आ जाती हैं और अपने पोता पोती को वहां से ले जाती हैं। कितना भी इन्हें इन गरीबों से दूर रखो लेकिन बार बार उनके साथ खेलना है। मेरे बड़े भैया दीदी हैं, क्यों ना खेलो उनके साथ। छोड़ो ना दादी, छोड़ दो, हमें अपने भैया दीदी के साथ खेलना है। पता नहीं कहाँ से ये सब उल्टी सीधी हरकत सीख कर आते हैं। कोई भैया दीदी नहीं है, घर में बैठी चुपचाप वो फ्लफी वाला बिस्तर पसंद है ना, जाओ कमरे में खेल लो, वरना यहाँ सोफे पर बैठकर टीवी देख लो। हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद नीतू और शुभम मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और गुस्से में गर्म बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। बिस्तर इतना मुलायम और फ्रेश था कि उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता और थोड़ी देर में उनका गुस्सा भी गायब हो जाता है। वहीं गरीब के घर में रात में ठंडी से बहुत हालत खराब होती थी। उनके यहाँ न ढंग का ओढ़ने का था न बिछाने के लिए एक दिन। अजी अगर पगार आ गई हो तो घर के लिए एक बेड और रजाई बनवा दो ना, वो पुरानी खाट खराब हो गई है। उस दिन देखो तो कैसे हमारी नव्या को उसमें लगा कील चुभ गया था। पैसे तो आए हैं लेकिन इतनी सी पगार में एक खाट और रजाई आना बहुत मुश्किल है। रेट तो पता कर लो। राजीव बाजार जाकर खाट और रजाई बनवाने के लिए रेट पता करता है तो रेट जानकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। अरे देख लो भाग्यवान, महज एक रजाई बनाने का 10,000 रुपए मांग रहे हैं और बेड का 15,000 रुपया। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। हर चीज में लूट मचा रखी है इन लोगों ने। शोभा और राजीव दुकान के बाहर ही खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी अमीर बहू राधा अपने पति शुभम के साथ दुकान के अंदर जाती है। भैया जी, एक डबल बेड का ऑर्डर देना था, बढ़िया सा सनमाइका लगाकर डबल प्लेट बेड तैयार करिएगा और उसमें स्टोरेज भी बनाना है। कितना लगेगा? देखिए, अगर डिजाइनर बेड बनवा रही हैं तो 50,000 रुपए लगेंगे मैडम। अच्छा ठीक है, ये लीजिए 10,000 एडवांस, बाकी बेड घर पर फिटिंग कर देना और पैसे ले लेना। ठीक है। हमारे बच्चे एक कमरे में जब ये डबल बेड पड़ेगा ना तो देखना वो कितना खुश हो जाएंगे। हाँ जी, और उनके कमरे में तो मैं 12 इंच गद्दा लगवाऊंगी। हमारे कमरे का तो 8 इंच ही है। बच्चे जब गद्दे पर सोएंगे तो उन्हें लगेगा जैसे बादलों में सो रही है। जिसके बाद राधा गद्दे वाले के यहाँ जाकर मैट्रेस और रजाई का ऑर्डर देती है। वहीं दूर खड़ी शोभा सब कुछ देख रही होती है। देख रहे हो जी, एक चुटकी में राधा ने लाख रुपए को तो यूं ही खर्च कर दिया। इनका सही है, इनके पास पैसा पानी की तरह बहता है, इन्हें कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। और एक हमारी कंडीशन देखो। दूसरों को देखकर आंखें क्यों फोड़ती हो भाग्यवान? जितनी चादर है हम उतने में भी तो खुश रह सकते हैं ना। हाँ जी, सही कह रही हो, ये सब सोचकर क्या ही फायदा। जिसके बाद राजीव और शोभा राजीव की साइकिल से घर आते हैं। वहीं राधा भी अपने पति के साथ कार से घर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद राधा अपने बच्चों का कमरा रेनोवेट कराती है, जहां बड़ा सा बेड और मुलायम वाला गद्दा डलवाती है। साथ में कार्टून के डिजाइन की बढ़िया सी रजाई भी लेकर आती है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बुआ देखो ना, मम्मी ने कितना बढ़िया गद्दा रजाई लाया हमारे लिए।
वाकई ये तो भाभी और मेरे कमरे से भी ज्यादा बढ़िया है। बच्चों, क्या दादी को भी अपने कमरे में अपने साथ सुलाओगे? हाँ हाँ दादी, आपको, बुआ को, मम्मी को, पापा को, सबको सुलाएंगे। देखो ना हमारा बेड और इसका गद्दा कितना बड़ा सा है, इसमें तो सब आराम से सो सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बच्चों की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। देख रही हो भाभी, हमारे सोनू और नीतू को कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। हाँ, अब समझदार हो गए हैं ना, इसीलिए। एक तरफ राधा का परिवार था जो हीटर में गर्म बिस्तर ओढ़ता, उनके यहाँ हर सुख सुविधाएं थी। वहीं गरीब शोभा के घर में न ही हीटर था न गैस, बच्चे को ठंडे पानी से नहाना पड़ता और बिना गर्म कपड़ों के स्कूल जाना पड़ता। वहीं घर में सोने के लिए ढंग के बिस्तर तक नहीं थे जिसमें वे ठंड में ठिठुर जाते थे। वहीं उनके अमीर बहू के घर में बढ़िया बढ़िया गर्म बिस्तर थे। ये देखकर बच्चों को भी लालसा होती थी कि काश उनके भी घर में बढ़िया मुलायम बिस्तर होते। ऐसे ही दिन बीतते हैं। ठंडी में ढंग का बिस्तर न होने के कारण अब बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी और जब भी पिंकू और नव्या अपने घर की खिड़की से नीतू और सोनू का कमरा देखते तो उन्हें बहुत लालच लगता कि उनके पास ऐसा बिस्तर क्यों नहीं है। एक दिन, माँ, आप और पापा बहुत गंदे हो। देखो राधा आंटी और शुभम चाचू कितने बढ़िया हैं, अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, और एक आप लोग हो, कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। हाँ, हमें ये गंदा बिस्तर पर सुलाते हो, इसमें स्मेल आती है, फटा हुआ है, अच्छे से नींद नहीं आती, ठंड लगती है। बच्चों की परेशानी देखकर अब शोभा को अपनी गरीबी और लाचारी पर बहुत रोना आ रहा था। और शाम में जब राजीव घर आता है तो, अजी हम नई रजाई नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ, आप जंगल से लपाड़ी लाकर एक मजबूत सा बेड बना दो, मैं कुछ जोड़ूं करके रजाई का इंतजाम करूंगी। हम अपनी तकलीफें तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बच्चों की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बीवी और बच्चों की आंखों में आंसू देखकर राजीव को अपनी लाचारी पर रोना आता है। वो इतने गरीब हैं कि हर चीज के लिए उन्हें मोहताज होना पड़ रहा था। राजीव कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चला जाता है। वहां से वो पेड़ों की टहनियां लेकर आता है और आरी से लकड़ियां चीर कर काट कर एक बढ़िया सा मजबूत बेड तैयार करता है। वहीं शोभा पुराने कपड़ों से बेड के नाप का 2 खोल तैयार करती है। एक खोल में धान का ढेर सारा पैरा और भूसा भरकर उसे लकड़ी से पीट कर समतल करती है और एक बढ़िया सा बेड तैयार करती है। वहीं बाजार से शोभा सस्ते दाम में थोक में रुई लेकर आती है और अपनी रजाई की पुरानी रुई निकालकर रजाई के लिए बनाई हुई खोल में भरती है और बेड पर गद्दा लगाकर उसके ऊपर बढ़िया से रजाई को हाफ फोल्ड करके सजाती है और सिरहाने पर 2 तकिया रख देती है। फाइनली हमने कर दिखाया, देखो जी हमारा बेड कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। हाँ, और ये जुगाड़ू रजाई गद्दा भी कितना बढ़िया बना है। बच्चे, हमारा नया बिस्तर तैयार है, अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे वाह पापा, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, अब तो हमें इस पे सोने में मजा आएगा। ये तो काफी मजबूत भी है, अब हम इस पे कितना भी उछालें ये नहीं टूटेगा। इतना कहकर नव्या और पिंकू खुशी से बेड पर कूदने लगते हैं। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अब दोनों बच्चे बड़े खुश थे। जब से राजीव ने नया बिस्तर बनाया था तब से दोनों बच्चे सारा दिन घर में ही खेलते और बाहर जाने का मन ही नहीं मनाते और ठंडी से भी अब वो बच्चे रहते। वहीं पड़ोसन राधा के घर, कल मेरा बर्थडे है और किसी को परवाह ही नहीं है। किसने कहा कि हमें आपके बर्थडे की कोई परवाह नहीं है? पापा ने तो सारी प्लानिंग कर रखी है। केक वाले को केक लाने से मना कर दिया, डेकोरेशन वाले को डेकोरेशन करने से मना कर दिया, और तो और केटरिंग वाले को केटरिंग करने से भी मना कर दिया, और दर्जी से कह दिया बच्चों के कपड़े देना ही मत। मम्मी ऐसा क्यों किया आपने? मेरा बर्थडे है ना कल, ऐसा नहीं करना था। बुआ झूठ कहती है क्या बेटा? नहीं, बुआ तो कभी भी झूठ नहीं कहती है, पक्का मम्मी ने ऐसा किया है। अब बताओ सुरभि सच बोल रही थी या झूठ? अरे अरे माँ रुको ना, कान मत खींचो मेरे, मैं तो मजाक कर रही थी अपने प्यारे भतीजा भतीजे से। अब क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? जाओ बुआ, आप मजाक ही कर लो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अब आप गंदे हो। जिसके बाद सुरभि अपने भतीजा भतीजी को मनाने लगती है। एक दिन बाद नव्या का बर्थडे था जिसके लिए आज से ही तैयारियां शुरू थी। अगले दिन सुबह ही केटरर्स डेकोरेशन वाले आ जाते हैं। एक तरफ सभी के लिए खाना बन रहा था तो दूसरी तरफ बढ़िया से घर में सजावट शुरू थी। राधा और शुभम ने पहले ही सारे बच्चे और मेहमानों को इनविटेशन दे दिया था। शाम के लिए बच्चों के ड्रेस भी रेडी हो गए थे। दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। पता है नव्या, मेरी बर्थडे ड्रेस ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एकदम फेयर ट्रेल वाली ड्रेस मिली है मुझे बर्थडे पर। अच्छा ऐसा क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी देखनी है तेरी फेयर ट्रेल वाली ड्रेस।
अभी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मम्मी ने उसे अलमारी में रख दिया है। शाम में जब मैं पहनूंगी ना तब देख लेना। चला मैं जाती हूँ, वरना दादी देख लेंगी तो फिर से खटिया खड़ी कर देंगी। जिसके बाद नीतू अपने घर में चली जाती है। वहीं शाम को नीतू बढ़िया सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। सारे मेहमान दोस्त सब आ जाते हैं, लेकिन पिंकू और नव्या नहीं आते। ये देखकर नीतू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। मम्मी, नव्या और पिंकू क्यों नहीं आए? क्योंकि उन गरीब फटीचरों को हमने नहीं बुलाया और इस बड़ी सी आलीशान पार्टी में उनका क्या ही काम है। जब तक नव्या और पिंकू नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। हाँ दीदी सही कह रही है, नव्या और पिंकू को बुलाओ। बेटा ठंडी लग रही है, जल्दी केक काटो। इतने सारे दोस्त हैं तो उनके साथ मना लो। बर्थडे जरूरी है क्या उन्हें बुलाना? हाँ जरूरी है। जिसके बाद दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं। वहीं ये सब देख रहे सारे मेहमान आपस में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कैसे लोग हैं, अपने बच्चों के खास दोस्तों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो गरीब हैं। अरे बच्चे के खुशी के लिए ही बुला लेते। बर्थडे पर भी अमीर गरीब का भेद हो रहा है यहाँ, बताओ तो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ अमीर गरीब का भेद हो रहा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं आती। अरे मेरे तो एक बेटा गरीब है, दूसरा अमीर, फिर भी दोनों को बराबर दर्जा देती हूँ। ये इस घर में सब कुछ तुलसी की वजह से ही हो रहा है। इतना क्या भेद है, उसके बच्चों को भी नहीं बुलाया तुमने। सारे मेहमान उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और तुलसी जी और उनके परिवार की बुराई करने लगते हैं। वहीं गरीब के घर। पापा मम्मी, मेरी सहेली का बर्थडे है, जाने दो ना। हाँ पापा मम्मी जाने दो ना प्लीज। जब उन्होंने बुलाया नहीं तो तुम लोग कैसे जाओगे, बताओ जरा। अगर उन्होंने बुलाया होता तो बेटा मैं तुम्हें खुशी खुशी भेज देती, लेकिन बिना बुलाए मेहमान बनकर जाना ठीक नहीं है ना। और दादी अगर आपको वहाँ मारकर भगा दे तो क्या करोगे? इस तरह दोनों पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे एक नहीं सुनते। अभी शुभम वहां आता है। नव्या, पिंकू, नीतू तुम्हारे बिना केक नहीं काट रही है, भैया दोनों बच्चों को भेज दो ना प्लीज। राजीव शुभम से कुछ नहीं कहता, बच्चों को शुभम के साथ उसके घर भेज देते हैं। आ गए ये, अब ये लड़की बराबर से केक काटेगी। तुलसी ने गरीब बच्चों को देखकर मुंह बनाकर रखा था। वहीं दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे और बड़े ही खुशी से बर्थडे का केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अपने दोस्तों के साथ केक, समोसे और चॉकलेट खाते हैं। फिर सारे मेहमान भी खाना खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। आज तुलसी जी का मन बहुत भड़क गया था, लेकिन मेहमानों के सामने अपने मन की जलन कैसे ही जाहिर करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन घर में लाइट चली गई थी और राधा मोमबत्ती जलाकर हॉल की बड़ी सी खिड़की के पास रख देती है। राधा ध्यान नहीं देती और अचानक से मोमबत्ती के लपटें पर्दे से लग जाती हैं और पर्दा तेजी से जलने लगता है। पर्दे की तेज लपट वाली आग से धीरे धीरे पूरे घर में आग लग जाती है और जब घरवाले ये देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। माँ जी, सुरभि और शुभम जी जल्दी बाहर चलो, पूरा घर जल रहा है। चलो चलो जल्दी सभी चलो, वरना ये आग की लपटें हम पे अगर गिर गईं तो हम इसी में झुलस कर मर जाएंगे। जिसके बाद सभी अपनी जान बचाकर भागते हैं। वहीं अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी को भी बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता। आज तो जान बच गई, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? ओह शिट, बच्चे तो अपने कमरे में सो रहे थे, वो जल जाएंगे, अब क्या करूं? सभी घर वाले घबरा जाते हैं, लेकिन आग की तेज लपटों में किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई घर के अंदर जाकर बच्चों को लेकर आए। जिसके बाद शोभा एक मोटा कंबल ओढ़कर अपनी जान को दांव पर लगाकर घर में घुस जाती है और आग से बचाते बचाते दोनों बच्चों को कंबल में लपेटकर बाहर ला आती है। शोभा की बहादुरी देखकर आज राधा का दिल पसीज गया था। थैंक यू दीदी, अगर आज आपने बच्चों को नहीं बचाया होता तो मेरी कुटुंब उजड़ जाती। ऐसा नहीं कहते। अब हम बेघर हो गए हैं भाभी, अब हम कहाँ जाएंगे? ऐसे कैसे बेघर हो गए, अभी एक घर है ना। जिसके बाद शोभा सभी को अपने घर में ले जाती है और उन्हें धोने के लिए पानी भर देती है और सबके लिए ठंडी में गर्म घर का खाना बनाकर सभी को खिलाती है। वहीं रात में सोने के समय, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे, आज तो पूरी रात काटना मुश्किल हो जाएगा। हमको जुगाड़ करते हैं। पापा, चाची, चाचा और बच्चे, दादी, बुआ सबको बेड पर सुला दो ना, हमारा बेड तो बड़ा है, सब सो जाएंगे, हम पहले की तरह जमीन पर ही सो जाएंगे। पिंकू की समझदारी देखकर अब तुलसी जी की आंखों में आंसू थे। जिन पोता पोती को उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया था, वो अपना बिस्तर खुशी खुशी दादी चाची को दे रहे थे। सभी रात भर आराम से बहू के जुगाड़ू गर्म बिस्तर पर सोते हैं। वहीं बहू जमीन पर बोरा बिछाकर अपने परिवार को सहलाती है और सभी बोरा ओढ़ कर ही सोते हैं। जब सुबह में राधा और तुलसी उन्होंने बोरों को देखा तो उनका दिल पसीज गया।
बहू बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने जीवन भर तुमको नहीं माना क्योंकि राजीव की कमाई कम थी और बहू भी गरीब घर से आई थी। लेकिन आज तुम लोग ना होते तो हमारा कोई ना होता। इतनी दौलत होने के बावजूद सब रुक हो गया। हमें माफ कर दो भाई और जेठानी जी। आप लोग हमारे अपने हो, माफी कैसी। शोभा और राजीव खुशी से अपने छोटे भाई बहन और माँ को माफ कर देते हैं, जिसके बाद शुभम बैंक से पैसे लेकर अपना घर फिर से रेनोवेट करवाता है और उसके बाद दोनों भाई साथ में एक ही घर में खुशी से रहने लगते हैं और अब चारों बच्चे खुशी से ठंड में मुलायम और गर्म बिस्तर पर सोते हैं।